हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी क्या है, यही इसका मौजू भी है। मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मुमताज़ मजहबी रहनुमा मौजूद हैं कि उनके सामने मज़हब से कोई चीज़ कोट करूँ, लेकिन रसूलुल्लाह का जो एक कौल मैंने सुना है वो ये कि अगर तुमने किसी एक बेगुनाह की जान बचाई तो पूरी बनी सारियत को बचाया, और अगर एक बेगुनाह का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मैं समझता हूँ कि इंसानियत के बारे में और दहशतगर्दी के बारे में इससे बेहतर डेफिनेशन कोई और दूसरी हो नहीं सकती। अब दहशतगर्दी क्या है वो तो आपके सामने सुबह शाम 24 घंटे हो रही है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ बाबा कौम महात्मा गांधी का जिक्र किया गया। आज़ाद हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का अगर पहला कोई शिकार था तो वो महात्मा गांधी थे, जिन्हें गोली से मार दिया गया। मुझे बीबीसी में रहते हुए तकरीबन मैंने 20 साल काम किया, और 20 बरस पहले 2004 में मैं उससे अलग हो गया। और इस दौरान मुझे जो 2003-04 में इराक़ में वॉर हुई, जिसे कहा गया, जिसके लिए एक जवाज़ ये पेश किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास, इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, WMDs हैं, और इसलिए उन्हें ख़त्म करने के लिए ये जंग ज़रूरी है। लेकिन उन WMDs के बारे में अमेरिका के साइंटिस्ट ने और ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने भी ये बता दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से वो लोग वहाँ गए थे कि इराक़ के पास कोई WMD नहीं है। तो उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश की तरफ से कहा गया कि हमें सद्दाम हुसैन की शक्ल पसंद नहीं है, सद्दाम हुसैन के बिना दुनिया ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए उन्होंने बैनुल-अक़वामी बिरादरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, सबको धता बताते हुए और सबकी वार्निंग्स के बावजूद इराक़ पर हमला किया और उसे तबाह व बर्बाद किया। और उसमें उस वक्त सिर्फ 2 मुल्क, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ थे। मैंने वो मंज़र देखा है बसरा से लेकर के बगदाद तक, करबला, नजफ़ के क्या बेकसी के आलम में वहाँ की आवाम रह रहे थे, देख रहे थे अपने सामने कत्ल व गारतगरी को, लेकिन बेबस और लाचार थे क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। और अमेरिका का जो टीवी चैनल था CNN और कुछ हद तक BBC भी वो उसमें शामिल था, और सिर्फ वो प्रोपेगेंडा दिखा रहा था जो अमेरिका और ब्रिटेन की हुकूमतें चाहती थी। और दिलचस्प बात एक ये हुई कि वहाँ जो BBC का नुमाइंदा था रागी उमर, बगदाद से जो रिपोर्टिंग कर रहा था, जब ये लगा कि वो उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसे वहाँ से हटा लिया गया और बाद में BBC से भी बरतरफ कर दिया गया। और एक नया टर्म उस वक्त चला, क्योंकि यहाँ मुझसे कहा गया है कि मैं मीडिया के हवाले से बात करूँ, एम्बेडेड जर्नलिस्ट। अब एम्बेडेड जर्नलिस्ट का आप जो चाहें तर्जमा करें, वो सहाफ़ी थे जो अमेरिकी और ब्रितानी फ़ौजों के साथ जो गासिबाना हमले कर रही थी, कब्ज़े कर रही थी, उनके साथ चल रहे थे, और सिर्फ उस एंगल से वो मंज़र दिखा रही थी जो उनको सूट कर रहा था। उसके बाद मेरा दिल BBC से इतना खट्टा हुआ कि मेरे पास परमानेंट जॉब था लंदन में रहने का, मेरे बीवी बच्चे वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने BBC से इस्तीफ़ा दिया और मैं एक तरह से लानत भेज करके उस पर आ गया कि ये इदारा अब इस लायक नहीं रहा जो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता था, अब ये वो दिखा रहा है जो इनके मफाद में है। अब इसका भी एक बैकग्राउंड सुन लीजिए कि जो पहली खलीजी जंग हुई कुवैत को लेकर के, उसके बहुत पहले
एक अमेरिकी सो कॉल्ड दानिश्वर हुए हैं हटिंगटन साहब, उन्होंने एक पहले ऐसे लिखा, फिर उसको एक किताब की शक्ल दी, और उसका मफहूम ये था कि इन अरबों के साथ बाल्फाज दीगर मुसलमानों के साथ हमारा कोई मामला नहीं हो सकता। ये लोग इस दुनिया के लिए बहुत ख़तरा हैं, इसलिए इनको एक सबक सिखाया जाना चाहिए। और उसी के बाद 91 में गल्फ़ वॉर की गई, जिसमें हालात और जो वजूहात थी वो तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैं उसमें किसी को बरीउज़्ज़मा नहीं कर रहा हूँ। कुवैत में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन उसकी प्लानिंग उनकी पहले से थी। जो अमेरिकी नायब सदर थे उस वक्त, उनकी एक कंपनी थी हैलिबर्टन, उसके एम्प्लॉइज़ से उसी वक्त ये मालूम कर लिया गया था कि हमारा प्लान बी भी होगा, यानी हम इराक़ को इन्वाइट करेंगे, उसमें कौन लोग होंगे, उसके नाम 91 में ही ले लिए गए थे, जिन लोगों से 2003 में काम किया। तो आप समझिए कि ये फोर्सेस हैं इंटरनेशनल पैमाने पर जो काम करती हैं। पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, फिर इराक़ को किया, फिर सीरिया को किया, लीबिया को किया, एक लंबी फहरिस्त है। और अब इज़राइल के ज़रिए न सिर्फ ये कि गज़ा तो बहाना है, अब लबनान, जॉर्डन, सीरिया और दीगर जो अरब मुल्क हैं उनको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि तमाम जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है बैनुल-अक़वामी सतह पर और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो खामोश तमाशाई बैठी हुई है और वो इसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं कह रही है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है। ऐसे में लखनऊ से ये सदा उठना आतंकवाद के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मैं उसकी बहुत सताइश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोगों ने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि जुल्म खामोशी के साथ सहा नहीं जाएगा। और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पढ़े लिखे अंदाज में डिबेट, डायलॉग, डेलिब्रेशन और डिस्कोर्स के ज़रिए से आप अपनी बात किस तरह से अपनी हुकूमत तक और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि उससे बेहतर ये जो तरीक़ा आपने अपनाया है वो हो नहीं सकता। ये पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। मुझे उम्मीद है कि लखनऊ के इस जलसे के बाद, और अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने एक एहतजाजी जलसा किया था, उससे कम पूरे हिंदुस्तान में और बरसग़ीर में ये बात जाएगी कि लखनऊ के लोग दहशतगर्दी की मुखालफत कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। गो कि वो ख़ुद इसमें बनफ्स नफीस जंग में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन एहतजाज तो कर रहे हैं, उस एहतजाज में तो कोई कमी नहीं है। एक और बात, चूँकि कई लोगों को बोलना है और मुझे भी वापस दिल्ली जाना है, कि गल्फ़ वॉर के बाद 2004 के बाद अरब लीग की तरफ से एक समिट मीटिंग हुई थी जिसमें 22 अरब ममालिक के जो कल्चरल मिनिस्टर्स थे और बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने काहिरा में एक समिट मीटिंग की थी और उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया था, कवर किया था। उस मीटिंग में 2 दिन तक चली मीटिंग के बाद 4 लाइन का एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि एक तो ये कि जो हमारी ये शबी है अरब वर्ल्ड की, यूरोप और अमेरिका के सामने, उसको बदलने के लिए एक हम पब्लिक रिलेशन कंपनी हायर करें और एक हमारा टीवी चैनल होना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम ममालिक जिनके बारे में भी ज़िक्र किया गया कि जिनका जो बहुत ही जितना कंडेम किया जाए वो रवैया है, उनकी बैंक्रप्सी का आलम ये था कि वो 2001 में ये सोच रहे थे कि उनका टीवी चैनल होना चाहिए। लेकिन कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन अल जज़ीरा के नाम से एक चैनल खड़ा हुआ और आज गज़ा के बारे में और पूरे अरब वर्ल्ड के बारे में अगर कोई ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है और ऑब्जेक्टिवली कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो वो अल जज़ीरा चैनल है।
और उसी के ज़रिए से उसका फुटेज इस्तेमाल करके दूसरे जो मुल्क हैं, जो गज़ा की और फ़लस्तीन की, लबनान की, बेरूत की, सीरिया की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वो उस फुटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बेहद शर्मिंदगी है कि मैं पिछले 40 बरस से हिंदुस्तान की जिस मीडिया में सरगर्म हूँ और जो मेरी रोज़ी रोटी भी रहा और आज भी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तकलीफ़ के दौर से गुज़र रहा हूँ कि इससे घटिया और शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती जो हमारा सो कॉल्ड नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया आज दिखा रहा है। वो दहशतगर्दी को जायज़ ठहरा रहा है, वो जुल्म व ज़्यादती को जायज़ ठहरा रहा है, और जो अब गरीब अवाम मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उसको दिखाने का उनके पास कोई वक्त नहीं है। क्योंकि हर टीवी चैनल में जो कॉरपोरेट से रन होता है उसकी टैग लाइन होती है, जो बिकता है वो दिखता है। यानी हम वो दिखाएंगे जो माल हमारा बिकेगा या जिसके लिए हमें इश्तिहार मिलेगा, हुकूमत की तरफ से भी और कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ से भी। इसलिए आप लोगों को एक और फ़ैसला ये करना है कि अगर आपको पूरी ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में हो, वो दिखानी है, तो एक आज़ाद टीवी चैनल हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, आपका एक मीडिया हाउस हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीक़े से सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जान भी दे रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन अपने जो फ़र्ज़ की अदायगी है, जो उनका धर्म है, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। एक आखिरी बात कह कर के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी। उसमें जेनोसाइड की अपीलें की गई थी, उसमें मुसलमान के कत्ल-ए-आम की बातें कही गई थीं। मैंने जब वो देखा मंज़र टेलीविज़न पर, तो मुझे एक तरह की सहरन हो गई मुझे कि ये क्या हो रहा है। ये मुल्क है हिंदुस्तान, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, क्या उसमें इस तरह की बात पब्लिकली कही जा सकती है? जो मुल्क जिनेवा में जेनोसाइड ट्रीटी पे सिग्नेटरी है, जिसने साइन किया हुआ है कि वो जेनोसाइड की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ये वाहियात बातें बर्दाश्त कर रहा है। और जब 1 महीने तक उन ऑर्गेनाइज़र्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनमें एक वसीम त्यागी नाम का भी आदमी था जिसको कन्वर्ट किया गया था, और एक वो डासना का स्वामी है जिसने अभी 2-3 दिन पहले बहुत ही ज़हर अफशां एक अपना वीडियो जाहिर किया। तो मैं उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गया, PIL दायर की, कपिल सिब्बल ने मेरा मुकदमा लड़ा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद उन तमाम लोगों को जो क्रिमिनल थे, और जब उन्हें पुलिस पकड़ने गई तो वो कहते थे कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री हमारे पैर छूते हैं, तुम सब मारे जाओगे, उनको पुलिस वालों को पकड़ करके बंद करना पड़ा, वो जेल में रहे, वो मुकदमा अभी चल रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको इस तरह के वाक़यात सुनाई दे, आप बहैसियत शहरी इतना तो कर ही सकते हैं कि एक FIR दर्ज करा दें, एक मुकदमा दर्ज करा दें। और ये अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये इस मुल्क में जो इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, लिंचिंग के नाम पर, दूसरे तरीक़े से खाने पीने के नाम पर, ये जमहूरियत, ये आइन जो हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने बना करके दिया है, वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि बहैसियत शहरी हम अपने हुकूक़ के लिए लड़ें। आप सबको भी लड़ना होगा। आप सिर्फ दुआ करते रहें और ये सोचते रहें कि साहब कोई दूसरा करेगा। दोस्तों, कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ख़ुद ये अज़्म करना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत गौर से मेरी बातें सुनी, बेहद शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया।